नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे कक्षा जीव विज्ञान चैप्टर 4 चौथा जो अध्याय है उसका जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग रह गया था उसके बारे में हमें पढ़ते हैं। नोट्स वगैरह जो हैं वो पहली यूनिट के पूरे आपको उपलब्ध करवाए हुए हैं। उसमें चौथी यूनिट में ये अंतिम जो अध्याय है उसमें हमने जनन की जो विशिष्ट विधियां पादपों में पाई जाती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे असंग जनन है, अपस्थानिक भ्रूणता है या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन है। इस तरह के कुछ विधियां वगैरह जो हैं वो हमने पढ़ी थी, जो लैंगिक जनन से अलग प्रकार की विधियां होती हैं। अब इसमें एक अलग टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं बहुभ्रूणता। अब पहली चीज ये ध्यान में रखें कि बहुभ्रूणता की परिभाषा क्या होगी। सामान्य स्थिति में इसके लिए हम देखें कि भ्रूण का विकास वगैरह जो है वो कैसे होता है, जो हमने तीसरे पाठ में पढ़ा था। ये एक बीजांड है। ये बीजांड जो है वो जब निषेचन के बाद में रूपांतरित होता है तो वो रूपांतरित होकर क्या बनाता है, बीज। और इस बीजांड में जो अंड कोशिका है वो निषेचन करके युग्मनज बनाती है और उस युग्मनज से किसका विकास होता है, भ्रूण का। इस तरह से यदि हम देखें तो एक बीजांड में सामान्यतः एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन ये एक अलग परिस्थिति है जिसे हमें बहुभ्रूणता कहेंगे। इस बहुभ्रूणता को हम यदि परिभाषित करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह स्थिति जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित या फिर उपस्थित हो तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। बहु यानी एक से ज्यादा और भ्रूणता यानी भ्रूण की उपस्थिति किसमें, एक बीज में। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने की स्थिति जो है वो क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। सबसे पहले इस बहुभ्रूणता का अध्ययन जो है वो आवर्तबीजी पादपों में किया था ल्यूवेनहोक ने। और ल्यूवेनहोक ने इसका जो अध्ययन किया था वो किया था संतरे के पादप में। तो संतरे के पादप में जो बीज बनते हैं उनके अंदर एक से ज्यादा भ्रूण पाए जाते हैं। यह बात सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने बताई थी और इसे बहुभ्रूणता नाम जो है वो दिया था। यह बहुभ्रूणता जो है संतरे के अलावा और भी कई सारे पादप जो हैं उनके अंदर पाई जाती है। जैसे नींबू के अंदर बहुभ्रूणता मिलती है। इसके अलावा कुछ ऑर्किड वगैरह जो हैं, वेंडा वगैरह जैसे जो पादप हैं उनके अंदर भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। और आवर्तबीजी पादपों में देखें तो ये एक विशेष स्थिति है। लेकिन इसके अलावा आवर्तबीजी के अलावा ये जो अनावर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर देखा जाए तो ये एक कॉमन ट्रेट मिलता है, एक सामान्य विशेषता मिलती है। अनावर्तबीजी पादपों में एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण पाए जाते हैं, ये उनमें सामान्य स्थिति है। लेकिन अनावर्तबीजी पादपों में ये एक विशेष स्थिति है जो कुछ ही पादपों में देखने में मिलती है, जिसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बहुभ्रूणता जो है वो किस कारण से विकसित होती है, उसके कारण क्या हैं, उनकी हम बात करें तो बहुभ्रूणता के कारणों की यदि हम बात करें तो उसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक पहला जो है वो है प्राक भ्रूण का विदलन। प्राक भ्रूण का विदलन जो है वो क्या होगा, इस एक बीजांड में ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश में निषेचन के बाद में अंड कोशिका से युग्मनज बनेगा और ये युग्मनज जो है वो आगे जाकर क्या करेगा, भ्रूण बनाएगा। अब ये जो भ्रूण अपने विकास के दौरान जब विकसित हो रहा होता है तो कई बार कुछ पादपों में क्या होता है, इस भ्रूण में कुछ शाखाएं सी बनने लगती हैं या इस भ्रूण के ऊपर अतिवृद्धियां बन जाती हैं और ये अतिवृद्धियां जो है वो फिर एक अलग ही भ्रूण की तरह से कार्य करने लगते हैं। जैसे इसमें 5 अतिवृद्धियां बनी और ये पांचों की पांचों अतिवृद्धियां जो है वो एक भ्रूण की तरह से कार्य करने लगे, या ये भ्रूण जो है वो शुरुआती अवस्था में विभाजित हो जाए और उसके कारण से जितने इसके भाग बनते हैं वो सभी भ्रूण का काम करें, तो इसके कारण से एक से ज्यादा भ्रूण जो हैं वो एक ही बीज में बन जाएंगे। तो प्राक भ्रूण का विदलन होने से बहुभ्रूणता जो है वो विकसित हो सकती है। इसके अलावा दूसरा जो इसका कारण है वो कारण क्या होगा, एक भ्रूण कोश जो है, सामान्यतः यदि हम देखें तो बीज बनने से पहले बीजांड में भ्रूण कोश की संख्या जो है वो कितनी होती है, एक ही होती है, ये सामान्य स्थिति है। अब इस भ्रूण कोश में अंड कोशिका जो है वो निषेचन के बाद में युग्मनज बनाती है और उस युग्मनज से किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। लेकिन
अंड कोशिका जो है वो तो सामान्य रूप से निषेचन करे ही और उससे भ्रूण बने ही। अंड कोशिका के अलावा इसकी जो अन्य कोशिकाएं होती हैं, ये अन्य कोशिकाएं जैसे सहायक कोशिका हो सकती है या फिर प्रतिमुखी कोशिका जो है वो हो सकती है। तो अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका जो है उनका भी या तो निषेचन हो जाए और उससे वो भ्रूण का विकास करें, या बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण कोष जो असंग जनन की विधि होती है उसके द्वारा वो भ्रूण का विकास करें। तो एक तो सामान्य भ्रूण इससे बने जाएगा, इसके अलावा अन्य भ्रूण जो हो इन कोशिकाओं से भी बन सकते हैं और उस स्थिति में इस बीज के अंदर भ्रूणों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, एक से अधिक हो जाएगी। तो दूसरा इसका कारण हो सकता है एक बीजांड के भ्रूण कोष में अंड कोशिका के अलावा कोई अन्य कोशिका जो है वो भी भ्रूण में रूपांतरित हो जाए, तो भी बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। तीसरा जो इसका कारण है वो ये हो सकता है कि एक बीजांड में भ्रूण कोष जो सामान्यतः कितने बनते हैं, एक, लेकिन भ्रूण कोष जो है वो ही एक से अधिक बन जाएं। अब ये भी अलग अलग स्थितियों में हो सकता है कि एक गुरु बीजाणु जनन के दौरान जो एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं, उनमें से वो 3 जो है वो नष्ट नहीं हो और वो भी गुरु बीजाणु की तरह से कार्य करें, तो उस कारण से भ्रूण कोष ज्यादा बन जाएंगे। या एक सामान्य भ्रूण कोष बन गया, इसके बाहर ये जो बीजांड काय या अध्यावरण है इनकी कोई कोशिका है वो भ्रूण कोष का निर्माण कर ले। अब भ्रूण कोष ज्यादा बन गए और प्रत्येक भ्रूण कोष में एक भ्रूण बने, जैसे इसमें यहाँ पर 2 भ्रूण कोष बन गए तो एक भ्रूण इसमें बन गया और एक भ्रूण इसमें बन गया, तो ये बने तो एक बीजांड में ही है यानी एक बीज में है। तो इस कारण से भी क्या हो सकता है, एक से ज्यादा भ्रूणे बन सकते हैं यानी बहुभ्रूणता विकसित हो सकती है। और चौथा जो इसका प्रकार है वो अपस्थानिक भ्रूणता कहलाएगा, जो इसी पाठ में हमने पढ़ा था। इसके अनुसार बहुभ्रूणता कैसे विकसित हो सकती है, एक सामान्य भ्रूण कोष तो ये अंड कोशिका यानी युग्मनज जो है इससे बन जाए, इसके अलावा बिना भ्रूण कोष बनाए बीजांड काय या अध्यावरण की एक कोशिका है वो रूपांतरित हो जाए किसमें, भ्रूण में। तो यहाँ पर इस स्थिति में भी क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा भ्रूण बन सकते हैं, एक सामान्य प्रकार का भ्रूण और दूसरे जो है वो अपस्थानिक भ्रूणता के कारण से बनने वाले अलग प्रकार के भ्रूण। तो इस कारण से ये स्थितियां आ सकती हैं। तो 4 कारण हो सकते हैं बहुभ्रूणता के। एक, प्राक भ्रूण का विदलन होने से बहुभ्रूणता आ सकती है। दूसरा, भ्रूण कोश में अंड कोशिका जो है वो सामान्य रूप से भ्रूण बनाए, लेकिन उसके साथ साथ अंड सहाय या प्रतिमुखी कोशिका जो है वह भी भ्रूण कोश के रूप में रूपांतरित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अधिक भ्रूण बन जाएंगे, या फिर भ्रूण कोश जो है वही एक से ज्यादा बन जाए, एक बीजांड में एक से ज्यादा भ्रूण कोश बनने के कारण से, या फिर अपस्थानिक भ्रूणता, भ्रूण कोश में जो सामान्य भ्रूण बना है उसके अलावा बाहर की बीजाणुद्भिद पीढ़ी यानी बीजांड का या अध्यावरण की कोई एक कोशिका है वो भी क्या कर दे, भ्रूण बना दे। तो ऐसी स्थिति में उसे भी हम क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। अब उसके बाद में अंतिम चीज जो आते हैं, जो कोई ज्यादा विशेष तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसकी रीडिंग जो है वो जरूर लगा ले। लाभ, बहुभ्रूणता के लाभ। बहुभ्रूणता के लाभ क्या होंगे, अपस्थानिक भ्रूणता में जो भ्रूण बनते हैं वो बीजांड का या अध्यावरण से बनते हैं, और इनके अंदर यदि हम देखें तो अपस्थानिक भ्रूणता में बनने वाले जो भ्रूण हैं उनके निर्माण में ना तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ और ना ही युग्म के संलयन की घटना हुई। तो इसके कारण से जो भ्रूण बनेगा और उससे जो नया पादप विकसित होगा उसमें बिल्कुल भी विभिन्नता या अलग प्रकार के लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे, यानी वो पूर्णतः मात्र पादप के समान होगा। तो इससे बनने वाले भ्रूण जो है वो मात्र पादप के समान होते हैं, इसलिए मात्र पादप के क्लोन बनाने के लिए बहुभ्रूणता जो है वो काम में आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ये बीजांड काय या अध्यावरण से जो भ्रूण बनते हैं उनके अंदर वायगेरिटी या फिर कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार के संकर ओजस्वी गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ओज से भरपूर होता है ये, ओज का मतलब होता है अच्छे गुण। तो इस प्रकार के जो भ्रूण होते हैं उनके अंदर ओजस्विता का गुण पाया जाता है और उसके कारण से जो पौधे बनेंगे उनके अंदर भी कुछ ज़्यादा अच्छे लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अच्छे लक्षणों की उपस्थिति जो है वो इसके कारण से पाई जाती है। इसके अलावा ये बीजांड काय और अध्यावरण जो है उससे यदि भ्रूण बने और उससे नया पादप विकसित हो तो वो पूरी तरह से विषाणु मुक्त होते हैं।
तो किसी पादप के यदि हमें विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने हैं, जैसे नींबू का पौधा यदि विषाणुओं से ग्रसित हो गया, उसमें अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है, तो उनके बीजों को हम उगाएंगे तो वो भ्रूण जो है वो बीजांडकाय या अध्यावरण से विकसित हुए हैं, जो वायरस से संक्रमित नहीं होते हैं या विषाणु से संक्रमित नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधे जो बनेंगे वो क्या होंगे, विषाणु मुक्त पादप होंगे। तो विषाणु मुक्त पादप जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा इससे जो भ्रूण विकसित होते हैं वो सहायक कोशिका या सहायक कोशिका या फिर प्रतिमुखी कोशिका से बनते हैं, तो वो बिना निषेचन के भी बन जाते हैं। और इस प्रकार के जो अगुणित भ्रूण बनेंगे, उन अगुणित भ्रूणों का एक विशेष अध्ययन जो है वो कोशिका के अध्ययन में होता है। तो कोशिका अध्ययन के अंदर भी ये प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो ये भी इनका एक विशिष्ट लाभ जो है वो हो जाता है। तो लाभ मात्र पादप के समान पादप प्राप्त होंगे। इसके अलावा अपस्थानिक भ्रूणता से बनने वाले जो पादप होते हैं उनमें ओज गुण पाए जाते हैं या ओज लक्षण पाए जाते हैं, ये विषाणु मुक्त होते हैं और इससे अगुणित भ्रूण प्राप्त होते हैं जो कोशिका अध्ययन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से बहुभ्रूणता का टॉपिक हमने पढ़ा। इसके साथ ही अपना चैप्टर चौथा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। तो ये छोटा सा चैप्टर जो है वो पहली यूनिट से बच गया था, इसलिए आज हमने इसको यहाँ पर पढ़ लिया। इसके बाद में आगे जो है वो हम अगली यूनिट जो है उसकी शुरुआतें करते हैं। तो दूसरी यूनिट जो है वो हम शुरू करते हैं जो पादपकारिकी के संदर्भ में है। अब ये जो दूसरी यूनिट है इसके अंदर यदि हम देखें तो अपने अध्याय जो हैं 5 अध्याय या 5 पाठ जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। पाठ संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन 5 पाठों को, छोटे छोटे पाठ हैं लेकिन अंक भार के लिहाज से, परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण यूनिट है जिसका अंक भार जितनी भी 10 यूनिट है उनमें सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अंक भार जो है वो इसी यूनिट का है जिसमें छोटे बड़े अलग अलग तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इन 5 पाठ के अंदर हम ये चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। अब ये जो यूनिट है वो पादपकारिकी से संबंधित है, या फिर आप किताब में यदि इंडेक्स में देखें तो पादपकारिकी फर्स्ट जो है वो ये यूनिट है। पादपकारिकी से संबंधित ही तीसरी यूनिट जो है वो होगी जिसमें पादपकारिकी सेकंड के रूप में उसे हमें पढ़ेंगे। अब पादपकारिकी जो है वो है क्या? पादपकारिकी का सीधा सा अर्थ होता है, हालांकि परीक्षा के लिहाज से ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखें, पादपकारिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप जो होते हैं उनमें होने वाली जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पादप श्वसन करते हैं, पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, रसारोहण करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, इस तरह की वो जैविक प्रक्रियाएं दर्शाते हैं। उन जैविक प्रक्रियाओं की पूरी क्रियाविधि कैसे होती है, उनकी मैकेनिज्म क्या है, उसका जो अध्ययन है वो कहलाता है पादपकारिकी। तो पादपों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे हम पादपकारिकी कहते हैं। अब इस पादपकारिकी के अंतर्गत हम जो कुल 5 पाठ 5, 6, 7, 8 और 9 पढ़ेंगे, उसमें से हम पहला जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। एक चीज और थोड़ी सी ध्यान में रख लें कि पादपकारिकी जो है इनका जो जनक है वो माना जाता है कि इनको स्टीफन हेल्स को। स्टीफन हेल्स वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पादपों में होने वाली जैविक क्रियाओं की क्रियाविधि वगैरह का अध्ययन किया था, इसलिए स्टीफन हेल्स को पादपकारिकी का जनक जो है वह भी माना जाता है। अब ये इससे संबंधित कुछ सामान्य चीजें पढ़ने के बाद में हम 5वां जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक जो है वो है पादप जल संबंध। पादप और जल का परस्पर क्या संबंध होता है, या पादप की जल से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में इसे अध्याय के अंदर हमें पढ़ेंगे। अब पादप जल संबंध की यदि हम बात करें तो इसमें जल जो है उसके साथ में पादप का संबंध है, या जल से संबंधित जो जैविक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब ये जल जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पहले इसकी बात करते हैं। हमने पढ़ा है छोटी क्लासों से लेकर कि जीव जो होते हैं उनकी जैविक इकाई जो है, चाहे वो उनकी संरचनात्मक इकाई हो चाहे वो उनके कार्य की इकाई हो, जीव जो होते हैं उनकी इकाई जो है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो इस तरह से पादप जो हैं उनकी भी कार्य की इकाई जो है वो कोशिका ही होगी। अब इस कोशिका में जीव द्रव्य जो है वो पाया जाता है, और किसी भी जीव में होने वाली समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं वो जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं।
और इस जीवद्रव्य की यदि हम बात करें तो इस जीवद्रव्य का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जल। जल जो है वो जीवद्रव्य का अधिकांश भाग बनाता है और इस कारण से जल जो है वो जीवद्रव्य में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसलिए जल और पादप कोशिका या पादप का जो संबंध है उसको हम सबसे पहले इस चैप्टर में या इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ेंगे, जिसे हम पादप जल संबंध के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जल जो है वो एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है या महत्वपूर्ण घटक होता है जीवद्रव्य का, और जल में कुछ विशेष गुण भी पाए जाते हैं। जल में क्या गुण मिलते हैं? जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक की तरह से काम करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जीवद्रव्य में पाए जाने वाले अधिकांश जो पदार्थ होते हैं वो लगभग जल में विलय होते हैं और जल में विलय होकर ही वो जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जल का महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। बिना जल के जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी क्योंकि जल विलायक का काम करता है। इसके अलावा जल के अणु जो है उनमें कुछ रासायनिक गुण भी मिलते हैं, जैसे जल के अणु जो है वो ध्रुवीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। जल के अणु जो हैं उनमें हाइड्रोजन बंध जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जल के अणुओं में परस्पर संसंजन और आसंजन के गुण जो हैं वो भी पाए जाते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वह भी अधिक होती है और इसके अलावा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो कैसा होता है? उच्चतम होता है। इस तरह की बातें जो हैं वो जल के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहेंगी। इसके अलावा जल के संदर्भ में एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सामान्य स्थिति में यदि देखा जाए तो ताप की एक कम परास में ही जल जो है वो तीनों प्रकार की प्रकृति या भौतिक अवस्था जो है वो प्रदर्शित करता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते ही जल जो है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में। 0 से 100 के बीच में जो है वो रहता है द्रव अवस्था में, और 100 से ऊपर पहुंचते ही वो आता है गैसीय अवस्था में। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो तापक्रम की एक थोड़ी सी परास के भीतर ही अपनी तीनों अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। इस कारण से भी जल जो है वो एक महत्वपूर्ण पदार्थ हो गया। तो ये तो जल के कुछ विशेष गुण जो हैं और कोशिका में जल की आवश्यकता के संदर्भ में बातें हुई। अब हम जल और पादप में जो संबंध होते हैं या उससे संबंधित जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनकी हम बात करें। उन सारी क्रियाओं को हम इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जल जो है वो कई सारे गुण या कई सारी क्रियाएं जो है वो प्रदर्शित करता है। जैसे जल जो है वो विसरण जो है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पारगम्यता जो है उसके पादप जल संबंध से संबंधित एक क्रिया है, उसकी हम बात इसमें करेंगे। इसके अलावा परासरण की जो क्रिया है, परासरण के अलावा जीवद्रव्य कुंचन जैसी जो क्रिया होती है वह भी, और जीवद्रव्य कुंचन के अलावा अधिशोषण की जो क्रिया है या इम्बिबिशन या अंतःशोषण जिसको कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक में इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें परासरण क्रिया जो है वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न वगैरह ज़्यादा इसी के संदर्भ में पूछे जाते हैं, लेकिन हम सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम इसमें पढ़ें। ये सारी क्रियाएँ जो हैं वो परस्पर अंतः संबंधित हैं, इनका आपस में संबंध है और एक दूसरे पर ये प्रभाव डालती हैं। तो इन क्रियाओं के बारे में हम डिटेल से पूरा विस्तृत अध्ययन जो है वो इनका हम करेंगे। तो इनमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्रिया है विसरण की क्रिया। अब विसरण जो है वो हम किसे कहेंगे उसकी यदि हम बात करें, हालांकि वैसे देखा जाए तो विसरण केवल जल से संबंधित क्रिया नहीं है, विसरण सभी पदार्थों का गुण होता है। और विसरण का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के अणु जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने की जो प्रवृत्ति है उसे हम विसरण कहते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं विसरण की जो विशेषताएं होती हैं उनके ऊपर, कि कोई भी पदार्थ जो है उसके अणु जो है वो विसरण करते क्यों हैं, उसका कारण क्या है। उन अणुओं में पाए जाने वाली गतिज ऊर्जा, विभिन्न पदार्थों के जो अणु होते हैं उन अणुओं की एक निश्चित गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में ये कम होती है, द्रव अवस्था में ज़्यादा होती है और गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। अब हम बात करें एक माध्यम की, एक माध्यम जो है उसके अंदर हमने कोई पदार्थ जो है वो भरा हुआ है और उस पदार्थ के अणु जो है वो निश्चित दूरी के अनुसार वहाँ पर फैले हुए हैं। अब ये पदार्थ जो हैं, इन पदार्थों की प्रवृत्ति होती है कि इन अणुओं के अंदर, पदार्थ के इन अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है।
और उस गतिज ऊर्जा के कारण से ये अणु अनियमित दिशा में गति करते रहते हैं। ये अणु इधर भी जा सकता है, इधर भी, यानी अलग अलग दिशा में ये गति करते हैं। इनकी जो गति करने की प्रवृत्ति है वो एक ऊर्जा के कारण से होती है और उसे हम उस पदार्थ के अणु की गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब ये गतिज ऊर्जा जो है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होगी। अब हम मान लें कि एक पदार्थ है, ये ए पदार्थ जो एक माध्यम में भरा हुआ है, इसी के पास में एक दूसरा माध्यम जो और रखा हुआ है और उसमें भी वह पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन वहां पर उस पदार्थ की मात्रा या सांद्रता जो है वो क्या है, कम है। अब यहाँ पर इसके अनुसार यदि हम देखें तो इसमें अणु ज्यादा है तो इसका मतलब इनकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा है, इसमें अणु कम है तो यहाँ पर इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो भी क्या है, कम है। तो इनकी गतिज ऊर्जा इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ गतिज ऊर्जा क्या है, कम है। तो काइनेटिक एनर्जी जो ए की है वो अधिक है काइनेटिक एनर्जी बी से, और इसके कारण से अणु अपनी गतिज अधिक गतिज ऊर्जा के कारण से इस स्थान से इस स्थान पर यानी माध्यम ए से बी में प्रवेश करना चाहेंगे, या माध्यम ए से बी की ओर ये गति करते हैं और इस कारण से इनमें विसरण होता है। तो विसरण जो है वो पदार्थों के अणुओं में पाए जाने वाली गतिज ऊर्जा के कारण से होता है, और इस गतिज ऊर्जा में जब अंतर आ जाता है तो उसके कारण से अणु अपनी अधिक गतिज ऊर्जा से कम गतिज ऊर्जा की ओर गमन करते हैं। जहां सांद्रता उच्च होती है वहां गतिज ऊर्जा भी उच्च होती है, जहां सांद्रता पदार्थ की निम्न होती है वहां पर गतिज ऊर्जा भी निम्न होती है। तो इसके कारण से अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण करते हैं या विसरित होते हैं। इसके बाद में एक और दूसरी चीज, ये विसरण जो है वो कब होता है, जब तक कि साम्य अवस्था जो है वो प्राप्त नहीं हो जाए। अब यह साम्य अवस्था हम किसे कहेंगे, यहाँ पर मान लिया सांद्रता जो है वो उच्च है, हमें यूं समझने के लिए मान सकते हैं कि यहाँ पर सांद्रता 100 मोल पर लीटर है और यहाँ पर सांद्रता जो है वो मान लेते हैं कितने है, 20 मोल पर लीटर है। तो ऐसी कंडीशन में इसके 100 मोल हैं, इसके 20 मोल हैं, तो सांद्रता यहाँ कम हो गई। अब ये अणु यहाँ से यहाँ की ओर आएंगे, ये अणु यहाँ से आएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 21, यहाँ हो जाएंगे 99, यहाँ 22, यहाँ 98। आ गया ध्यान में, क्योंकि अणु इस ओर से इस ओर आ रहे हैं। अब ये गमन करते रहेंगे और माध्यम ए से बी में आते रहेंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस पूरे दोनों माध्यमों में या इस पूरे स्थान पर सांद्रता इन अणुओं की जो है वो बराबर हो जाएगी, यानी अणु जो है वो समान रूप से वितरित हो जाएंगे। और जब ये अणु समान रूप से वितरित हो जाते हैं, यानी दोनों माध्यमों की सांद्रता जो है वो कितने हो जाते हैं, 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60। तो उस स्थिति में क्या हुआ, सांद्रता बराबर हो गई, सांद्रता बराबर होते ही विसरण रुक जाएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं साम्य अवस्था। तो पदार्थ के अणुओं की एक निश्चित गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और उस गतिज ऊर्जा में जब अंतर आ जाता है तो उसके कारण से अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, और ये गमन तब तक होता है जब तक अणु उन दोनों माध्यमों में या उस माध्यम में समान रूप से वितरित नहीं हो जाते। तो समान रूप से वितरित होने तक या गतिज ऊर्जा जो है वो बराबर होने तक ये विसरण जो है वो चलता रहेगा। इसके अलावा एक और विशेषता या गुण इसका मिलता है, ये विसरण की जो क्रिया है वो पदार्थ जो है वो अपने सभी प्रकार की अवस्थाओं में प्रदर्शित करते हैं, या हर अवस्था जो है वो विसरण दर्शाती है। यानी विसरण ठोस पदार्थों में भी होता है, पदार्थ की द्रव अवस्था में भी होता है और पदार्थ की गैसीय अवस्था में भी होता है। हालांकि इसकी दर जो है वो अलग अलग होती है। ठोस पदार्थों में विसरण की दर सबसे कम होती है, द्रव में उससे ज्यादा, और गैसीय अवस्था में विसरण की दर जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो अवस्था के आधार पर विसरण जो है वो अलग अलग प्रकार का होगा। इसके अलावा एक और यदि हम बात करें तो विसरण जो है वो अलग अलग पदार्थ की हम बात करें तो वो अलग अलग पदार्थ या भिन्न भिन्न पदार्थ जो होते हैं उनमें विसरण की दर या उनकी विसरण की दर भी अलग अलग होती है। तो अलग अलग पदार्थों की विसरण दर जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, या उनका विसरण जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र अवस्था में होता है। इसको हम कहते हैं स्वतंत्र विसरण। तो स्वतंत्र प्रकार से ये विसरित होते हैं। अब यहाँ पर इसका अर्थ हम समझें, जैसे दो माध्यम हैं, एक है ए और एक है बी, और इनमें दो अलग अलग पदार्थ यानी गैसें मान लें भरी हुई हैं। अब गैसें जो है वो इनमें भरी हुई हैं, मान लें यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इनकी सांद्रता यदि बराबर है तो विसरण होगा ही नहीं। लेकिन मान लें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है, उच्च, और यहाँ पर वो सांद्रता जो है वो क्या है, निम्न। जबकि दूसरी परिस्थिति में देखें तो ऑक्सीजन की सांद्रता इस बी माध्यम में उच्च है और इसकी सांद्रता जो है वो निम्न है। अब देखें तो विसरण होगा, विसरण दोनों का होगा क्योंकि दोनों की सांद्रता जो है वो असमान है, इसलिए ये समान रूप से वितरित होने के लिए विसरण करेंगे। लेकिन इन दोनों का विसरण जो है उसका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु स्वतंत्र रूप से अपनी उच्च से निम्न सांद्रता यानी ए से बी की ओर विसरित होते हैं और ऑक्सीजन के अणु भी स्वतंत्र रूप से अपनी उच्च से निम्न सांद्रता यानी बी से ए की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक पदार्थ का विसरण, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण जो है वो ऑक्सीजन से प्रभावित नहीं होगा, तो अलग अलग पदार्थों का विसरण जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र प्रकार से होता है। यह विसरण की विशेषता है। अब इसके बाद में है इस विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन से हैं, उनकी हम बात करें तो इसको कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। जैसे तापक्रम, विसरण की क्रिया को तापक्रम प्रभावित करता है। यदि हम तापक्रम बढ़ा दें तो विसरण की क्रिया जो हो वो जल्दी होने लगेगी। इसका भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं। विसरण के हमें कई सारे उदाहरण मिलते हैं। विसरण एक भौतिक क्रिया है, जैविक क्रिया नहीं है। यदि हमें एक बर्तन ले लें और उस बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसमें एक शाही की बूंद डालते हैं, तो शाही की बूंद जहाँ पर गिरी है वहाँ पर पहले नीलापन ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ पर शाही के अणुओं की सांद्रता ज़्यादा है, दूसरे भागों में कम है। फिर हम उस पानी के अंदर शाही के अणुओं को सीधे सीधे यूँ फैलते हुए देख सकते हैं, जैसे बादल से बन रहे हों। वो फैलते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरी तरह से क्या होता है, एक समान रूप से ये पानी नीला हो जाता है। यानी शाही के अणु जो पहले एक स्थान पर ज़्यादा थे वो समान रूप से सब दिशाओं की ओर चलने लगे और उस कारण से समान रूप से उनका वितरण हो गया। या फिर इसी चीज़ को हम एक कमरे के अंदर देख सकते हैं। कमरे में हम अगरबत्ती जला के छोड़ देते हैं, तो अगरबत्ती एक कोने में जलाई है, वहाँ पर क्या है, सांद्रता उन गंध के अणुओं की अधिक है। फिर वो गंध थोड़ी देर में हमें कमरे के दूसरे हिस्से में भी महसूस होने लगती है। उसका कारण क्या होगा, अणु, गंध के अणु जो अगरबत्ती से निकल रहे हैं वो वहाँ से निकलकर अपनी निम्न सांद्रता की ओर यानी कमरे के दूसरे भागों में भी फैलने लगते हैं। और जब समान रूप से फैल जाते हैं तब जो है वो विसरण की क्रिया जो है वो रुक जाती है। अब तापक्रम बढ़ाने पर, अब ये विसरण किस कारण से हुआ, गतिज ऊर्जा के कारण से। तापक्रम बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी अणुओं की। इसका मतलब सीधा सा हुआ विसरण की दर जो है यानी विसरण दर तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ जाती है, तो ये तापक्रम से सीधे सीधे प्रभावित होती है। इसी कारण से यदि हम देखें तो कोई पदार्थ की गंध जो है वो हमें गर्मियों में ज़्यादा महसूस होती है। कोई मरा हुआ जानवर कहीं पड़ा रहता है, सर्दियों में उसकी गंध जो है वो उतनी तेज नहीं होती या ज़्यादा दूर नहीं जाती। या गंदा पानी पड़ा हुआ तो उसकी गंध हमें गर्मियों में ज़्यादा महसूस होती है, सर्दियों में कम महसूस होती है। सर्दियों में तापक्रम कम होने के कारण से विसरण कम होता है, इस कारण से ये होगा। दूसरा, जो विसरित पदार्थ है उस विसरित पदार्थ के घनत्व पर भी ये निर्भर करेगा और उसके उल्टा प्रभाव इसका पड़ता है। विसरण की जो दर है यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो समानुपाती होती है 1/d के। डिफ्यूजन रेट जो है वो 1/d यानी यहाँ पर d डिफ्यूजन रेट है, यहाँ पर ये जो है वो डेंसिटी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि घनत्व जो है उसका वर्गमूल जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है विसरण की दर। तो किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी घनत्व बढ़ने पर विसरण की दर में क्या आती है, कमी आती है। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो जिस पे के ऊपर विसरण की क्रिया निर्भर करती है वो है विसरण सांद्रता में अंतर या सांद्रता प्रवणता कह सकते हैं। सांद्रता में अंतर कितना है। अब यहाँ पर हम देखें जैसे दो माध्यम हैं, ये ए और बी, और ये दो माध्यम है पी और क्यू। यहाँ पर दो पदार्थ हैं जिनका विसरण हो रहा है। यही पदार्थ यहाँ पर है और यही पदार्थ यहाँ है। मान लें यहाँ पर ऑक्सीजन का विसरण हो रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु संख्या जो है वो कितनी है 100 और इसमें कितनी है 20 और इसमें है 100 और इसमें कितनी है 80। अब इनकी सांद्रता में जो अंतर है वो देखिए कितना हो गया, इसमें तो अंतर है 80 का। ये सांद्रता प्रवणता कहलाती है। तो दो माध्यमों की सांद्रता में अंतर सांद्रता प्रवणता है। पहले माध्यम में सांद्रता प्रवणता 80 है, दूसरे माध्यम में सांद्रता प्रवणता 20 है। इस कारण से यहाँ पर जो विसरण की दर है वो कम रहेगी, यहाँ पर विसरण की दरें अधिक रहेगी।
तो दो माध्यमों के बीच में यदि उनकी सांद्रताओं में अंतर ज्यादा होता है तो विसरण की दर जो है वो भी ज्यादा होगी, और सांद्रता में अंतर यदि कम होता है तो विसरण की दर जो है वो भी क्या होगी, कम में होगी। तो इस प्रकार से आज जो है वो हमने इस दूसरे पाठ में विसरण जो है उसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में अगली क्लास जो है उसमें हमें पादप जल संबंध में जो अन्य घटनाएं होती हैं या अन्य क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमें और पढ़ेंगे। उनमें हमें पदार्थों की पारगम्यता जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, पारगम्यता के अलावा जो दूसरी अवधारणाएं हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।